तो सेल में ना बेसिकली अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हो तो सेल में ट्रांसफर ऑफ पोजेशन जरूर होती है। सेल में ये होता है ना, पोजेशन तब्दील हो जाती है एक बंदे से दूसरे। तो सप्लाईज में तो है मेड अवेलेबल का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। और इवन कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं और डी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है, आपके पास गोदाम में चीजें पड़ी हुई हैं, आप जाके अप्लाई करते हो कि मुझे मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दो सेल टैक्स की, तो उधर ही पड़ी रहने के बावजूद सप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये वो कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम निकाल सकते हैं। तो ये वजूहत है कि सेल्स का वर्ड यूज ही नहीं हुआ, सप्लाई और रेंडर ऑफ सर्विस का वर्ड यूज हुआ। ये सेल कंजम्पशन पे करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं मुझे समझ में आया। सेल कंजम्पशन सेल कंजम्पशन पे क्या होता है? कंज्यूमर Recording in progress. लास्ट कंज्यूमर जो होता है हाँ हाँ, उस पे होती है सेल। सर वो ये समझ रहे हैं कोई कि बंदा जो है ना शॉप पे सेल करता है ना कोई भी प्रोडक्ट, हाँ, वो लास्ट कंज्यूमर जो परचेज करता है, है जो सेल टैक्स का बर्डन है उसके ऊपर पड़ता है। हाँ। बोझ जो है वो खाने वाला या उसके ऊपर इस्तेमाल पड़ेगा। करने वाला उसके ऊपर पड़ता है। जो बिजनेस चला रहा है उसको नहीं पड़ता, वो तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है वक्ती तौर पे, वो रिकवर कर लेता है बाद में। हो गया जी, कितने स्टूडेंट्स आ गए? 93 दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी, हम पढ़ते हैं 56B, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। 56B, डिस्क्लोजर ऑफ Recording इंफॉर्मेशन stopped. बाय आ पब्लिक सर्वेंट। जब इंशाल्लाह आप इंस्पेक्टर बनेंगे तो आप होंगे पब्लिक सर्वेंट। Recording in सिविल progress. सर्वेंट बन जाते हैं ना, ठीक है, तो आप पब्लिक सर्वेंट बन जाएंगे। अब आप डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन किसी को बता देना, दे देना, डिस्क्लोजर कर देना मालूमात की पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट जिसको चाहे जिसकी मर्जी मालूमात दे दे, कोई मसला ही नहीं है, ऐसा ही है। जनाब आप पब्लिक सर्वेंट है, यू आर कस्टोडियन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप किसी की भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे। अगर आप लीक करेंगे तो आप ब्रेक कर रहे हैं लॉ को, और जब लॉ टूटता है तो अमल करवाने के लिए पेनल्टियां आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने ये तोड़ना नहीं है, याद रखना कि डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करना। लोग आएंगे कहेंगे फलां के रिटर्न दे दो मुझे, फलां का डाटा क्या है, उसने कितनी सेल्स की है मुझे बताना, वो सेल किसको करता है मुझे बताना, ताकि मैं भी जाके उसको सेल कर लूँ। तो अगर आपने ऐसा किया तो आप पब्लिक सर्वेंट होते हुए डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो फिर आप पे सख्ती आ जाएगी, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं करना, लेकिन क्या आपने कभी नहीं करना? नहीं यार, कभी कभी तो कर लेना जब कानून कहेगा। कानून कब कहेगा? वो कहते हैं 216 सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, अगर ये वजह बनती है तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अदालत बुला रही है आपको और बुला के कह रही कि फलां बंदे के बारे में बताओ मुझे, ठीक है। तो यहाँ जाके आप कर दोगे, अदरवाइज इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो ओपन इंफॉर्मेशन नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी इन्वॉल्व है, और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आप बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करोगे। अब आ गया जी 57, 56C इनाम लेना है आपने। प्राइस स्कीम टू प्रमोट टैक्स कल्चर। इनाम कहते हैं कि 56C जी बताओ पूरा टाइटल जी। प्राइस प्राइस टू प्रमोट प्राइस स्कीम सर टू प्रमोट टैक्स कल्चर। अच्छा, पाकिस्तान में टैक्स कल्चर है क्या? पाकिस्तान के अंदर टैक्स कल्चर है? तो कहता है कि टैक्स कल्चर को बनाने के लिए आप कोई इनामी स्कीमें निकालो। आजकल कुछ गाड़ी का कोई आपको जालसा दिया जा रहा है कि जब आप किसी से शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करते हुए पक्की इनवाइस लो उससे। जो पक्की इनवाइस लेगा, एक इतनी बड़ी गाड़ी एफबीआर वालों ने खड़ी कर दी, उन्होंने कहा कि आपको इस गाड़ी का एक ओनरशिप नहीं दी जाएगी, एक उसको पंजाबी में कहते हैं उड़ा दिया जाएगा झूठा,
तो आपको उस गाड़ी पे बिठा के घुमाया जाएगा, और नहीं यार आपको गाड़ी की चाबी दी जाएगी, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि आपको हम गाड़ी लेंगे, किसने देनी है किसने लेनी है वो बाद की बात है, लेकिन लेकिन गाड़ी जो है ये प्राइस स्कीम आपको दे दी गई कि देखो हम आपको इनाम देंगे, आप प्रमोट करवाओ टैक्स का कल्चर, कि जब इनवाइस लेने जाते हो तो होटल वाले से कुछ लोगों ने तो पूछना शुरू कर दिया कि भाईजान इनवाइस दें इसकी, क्योंकि इनवाइस में मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखें ताकि मेरा जो है प्राइस में नाम चला जाए, स्कीम में मैं शामिल हो जाऊँ, कल को जब बैलेटिंग होगी तो मेरा नाम निकल आए। गाड़ी के लिए निकले ना निकले, नोटिस के लिए जरूर निकल आएगा कि वो नोटिस जरूर आ जाएगा कि जनाब आपने हाइपर स्टार पे साल के अंदर 10 लाख की तो आपने चीजें खरीदी हैं, और आप जब कहते हो रिटर्न फाइल करते हुए आप कहते हो कि मेरा खर्चा सारे साल का 5 लाख है। अल्लाह के बंदे, तुम्हारा खर्चा 5 लाख है, 10 लाख तो अपने CNIC के ऊपर तुमने शॉपिंग की हुई है, ठीक है। तो गाड़ी की चाबी की जगह कोई और चाबी मिल जाएगी और फिर आप कहेंगे यार अभी ने किया क्या मेरे साथ। तो अलबत्ता ये प्राइस स्कीम है प्रमोट टैक्स कल्चर के, लोग टैक्स की तरफ आए, और जब वो सेल टैक्स के लिए जाएं तो आप कहेंगे कि मुझे इनवाइस पक्का दो, मुझे इस पर्ची पे लिख के ना दो बल्कि मुझे सही इनवाइस दो। ये उसको करने के लिए जो है ये स्कीम दी गई है। और फिर एक कॉन्सेप्ट है आपसे पूछा भी जा सकता है, मिस्ट्री शॉपिंग, मिस्ट्री शॉपिंग। अच्छा ये वो वाली शॉपिंग होती है जो कि FBR का बंदा जाके करता है, या कोई और सर्वे करने वाले करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियां करती हैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले दूसरों की प्रोडक्ट्स जाके देखती हैं कि वो उसकी क्वालिटी क्या कितने में बिक रही है, ठीक है। तो FBR वाले भी ये करते हैं कि उठा के चले जाते हैं और उसकी चेक करते हैं कि मिस्ट्री शॉपिंग करते हैं, देखते हैं कि ये कितने की बेच रहा है और हमें कितने की रिपोर्ट कर रहा है, और उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो फिर वो चला जाता है क्या, नोटिस कि जनाब हमने मिस्ट्री शॉपिंग की है, उसमें हमने मेजर किया जाके आपकी रिपोर्ट जो आप कर रहे हो और जो मार्केट में चल रहा है उसमें फ़र्क है, डिफरेंस है। कि आप प्राइस कहते हो मैं चेयर जो है वो बनाता हूँ 400 रुपये की, वहाँ तो तुम मार्केट में हमने जाके चेक किए तुम्हारी चेयर तो 4000 की है, तुम एक सिफर ही उड़ा जाते हो जब आप हमें कहते हो कि मैंने साल के दौरान 1 लाख चेयर बेची हैं। हम ये मानते हैं कि तुमने 1 लाख बेची है, लेकिन तुमने एक चेयर 400 की नहीं बेची बल्कि 4000 की बेची है। हमने मिस्ट्री शॉपिंग की है जाके, हमने इंस्पेक्टर साहब को एक गाहक के रूप में भेजा हुआ था, ये देखो उन्होंने हमने कोटेशन ली हुई है कि हमें इतनी चेयर्स चाहिए, ठीक है। तो ये है मिस्ट्री शॉपिंग। तो ये जी शॉपिंग स्कीम का जो आप कह रहे थे हमें जरूर पढ़ा के जाए, ठीक है। तो इनको ये था कि प्राइस के बगैर ना निकल जाए हम लोग, तो प्राइस का पता चल गया कि ये कहीं ये वाला उल्टा काम ना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वसीम अकरम जब हम मेरे पास पेशी के लिए आए थे, और जब मेरे पास के FBR में आए थे वो, तो उस दिन उन्होंने बिल्कुल समझे कि फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी, जीन्स, और एक माड़ी सी गाड़ी थी। हालांकि आप देखो कि इतना बड़ा आदमी, उसने कोई टूटी सी गाड़ी रखी होगी, लेकिन वो FBR को भी शो करवाने आए थे कि मैं तो माड़ा सा आदमी हूँ। मेरे हो सकता है अगर वो अपनी बड़ी गाड़ी में आते वो उन्होंने अपने नाम पे डिक्लेयर ही ना की होती, FBR वाले ये भी पूछ सकते थे कि जनाब ये तो गाड़ी आपके एसेट्स में नहीं है। तो वो बड़े समझदार लोग होते हैं। तो वो जनाब माड़ी सी गाड़ी में, हल्की सी गाड़ी, पैसे बचाने, हाँ पैसे बचाने। शो नहीं करना, देखो ना कि सर मैं बोल के टैक्स देने के नहीं लिए वो नहीं भी पता होता ये सुन रहे हो तो नहीं ऊपर मार्केट में भी देखेंगे तो हर बंदा ही ऐसे टैक्स के हाँ साथ हाँ हाँ हाँ, वो कहता है कि अच्छा सीए रख लो, जो पैसा बचाए अच्छा सीए में रखो, अच्छा LLM रखो, बाहर का पड़ा हुआ वकील रखो जो कानून को सही तरह समझता हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आ गया 57 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। ये तो गलती है,
मिस्टेक होगी सर, प्लीज माफ कर दें। गलती जी उसकी दुरुस्तगी दुरुस्तगी, रेक्टिफाई ठीक है। सही कर तो ये है दुरुस्तगी ऑफ गलती। अब गलती किसने की होगी उसके बारे में सोच लेते हैं। किसने की होगी? टैक्स पेयर ने की होगी जी? नहीं, आपका जो ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है, जो कि एसी है, डीसी है, या आपके कमिश्नर साहब हैं, या एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, या इवन के बोर्ड ने अगर कोई ऑर्डर पास किए हुए गलती की हुई है तो वो गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। डिपार्टमेंटल लाइक आपने ऑर्डर पास किया ना कि यार ऑर्डर पास करते हुए आपको गलती लग गई, किसी का टैक्स बना दिया 10 लाख, ठीक है, तो आप बोलो यार सॉरी ये तो बनता था 1 लाख, तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी हो सकता है आपने बनाया 10 लाख और बाद में पता चला यार ये तो 20 लाख है, तो वो भी तो गलती है ना, तो वो गलती को फिर क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन हो सकती है। लेकिन जब आप 10 लाख से 20 लाख पे जाएंगे तो जिस पे टैक्स लगा रहे हो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देना है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देना है। अगर विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आप काम कर जाओगे तो फिर आप 10 से 20 नहीं ले सकते उससे, क्योंकि आपने कानून को वायलेट किया। आपने रेक्टिफाई तो किया अपनी मिस्टेक को, लेकिन उस तरह से नहीं किया जिस तरह कानून कह रहा है। कि पहले उसको बुलाओ जिस पे वजन डालने लगे हो, कि मैं तुम पे ये वजन डालने लगा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई अपने एक्सप्लेनेशन है, अगर कोई बात करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। लेकिन मिस्टेक की रेक्टिफिकेशन हो सकती है, जिसने ऑर्डर पास किया वो अपनी मिस्टेक को ठीक भी कर ले। अच्छा अब ये बताओ कि क्या ऑर्डर पास किया 15 साल पहले और अब रेक्टिफिकेशन करना चाह रहा है, हो जाएगी? नहीं, 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने काम दुरुस्त करना है तो कर लो, इसके बाद फिर आप चाहो भी तो नहीं दुरुस्त की नहीं हो सकती। अच्छा ये बात यहाँ पे ये भी याद रखने वाली है कि रेक्टिफिकेशन आप अपने सोमोटो लेके, आपको खुद पता चला अपने ओन नॉलेज की वजह से, या आपको टैक्स पेयर ने आके बताया कि आपने गलती की है, तो दोनों सूरतों में आपको खुद पता चल जाए आप रेक्टिफाई कर लो, या टैक्स पेयर ने बताया कि सर आपने ये ऑर्डर करते हुए गलती की है, तो दोनों सूरतों में करेक्शन हो जाएगी। फिर अगर एक ऐसा भी बात हो सकती है कि आपको टैक्स पेयर आया और उसने बताया कि सर ये देखिए ये तो रिकॉर्ड पे लिखा हुआ है, मुंह के ऊपर लिखा हुआ है कि ये फैक्ट है, इसको तो आपने कंसिडर ही नहीं किया और आपके पास टाइम नहीं, आप उसको कंसिडर ही नहीं करते, तो 1 साल गुजर जाता है, आप कंसिडर नहीं करते, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। जब उसने बताया फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि जनाब ये क्या हो गया है, रेक्टिफाई हो गया है, क्योंकि उसने आगे हाईलाइट वो जुबानी तो नहीं करेगा, कोई लेटर ही लेके आएगा ना। तो रेक्टिफिकेशन के लिए वो अमेंडेड ऑर्डर पास करेंगे, जो पहले ऑर्डर पास किया उसकी अमेंडमेंट, उसका नया ऑर्डर, अमेंडेड ऑर्डर क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 58। लायबिलिटी ऑफ टैक्स हाँ आगे चलते हैं, अपना क्वेश्चन नोट करते जाओ, सही आप भी क्वेश्चन नोट करते जाओ, जो पूछने हैं ना साथ साथ एक नोट करते जाओ ताकि हम अब देखो कि पैसे टैक्स लायबिलिटी के बन गए हैं, आपने लेने हैं, अदारे ने क्या करना है, पैसे लेने हैं, ठीक है, अदारे ने लेने हैं, बंदे ने देने हैं, किसने देने हैं, कंपनी ने देने हैं, ठीक है।
अगर कंपनी के पास जाओगे तो कंपनी वहां बैठी होगी चेयर के ऊपर, आपको कोई पैसे निकालो वो दे देगी, फिर क्या होगा जी? कंपनी चेयर पे बैठी होगी, कंपनी चल रही होगी थ्रू डायरेक्टर्स, ठीक है ना, थ्रू मेंबर्स जिनको शेयर होल्डर कहा जाता है, थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ऐसे ही है ना। तो वो जो कुर्सी पे बैठा होगा उसे जाके कहोगे यार कंपनी ने पैसे देने, पैसे निकालो, आप उनसे पैसे रिकवर कर सकते हो। क्या हर शेयर होल्डर से कर सकते हो? इसका मिनिमम शेयर 10%। ऐसे शेयर होल्डर से आप कर सकते हो जिसका 10% होल्डिंग हो। 10% जितने भी शेयर है, 10% किसका? अभी ये क्वेश्चन आ जाएगा कि 10% किसका? ऑथोराइज कैपिटल का, पेड अप कैपिटल का, इशूड कैपिटल का, नॉन ऑफ द अबाउट। तो आपने कहना है कि 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, ठीक है। आपने इस पे टिक कर देना, बाकियों कह देना नहीं, ठीक है। तो अब एफबीआर इनमें से किसी के पास से आके पैसे ले गया, तो ये बेचारा तो मारा गया, पैसे तो कंपनी के थे, देने थे। एक शेयर होल्डर ने जिसका 10% था वो उससे लेके आप लोग आ गए, तो होगा ये कि जनाब ये वाला शेयर होल्डर या तो कंपनी से ले सकता है या कोई दूसरा ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 10% है, तो ये कह सकता है कि यार देखो कंपनी तो मुझे नहीं दे रही, लेकिन तुम भी तो ऐसे ही हो जिसके पास 10% है शेयर, तो आप मुझे दो। तो फिर तो वो इसको कंपनसेट करेगा, ये लेगा उससे हिस्सा। 10% याद रखने वाली बात है, पेड अप कैपिटल याद रखने वाली बात है। कंपनी चाहे चल रही है या बंद हो गई है, दोनों सूरत में। ठीक है। अगर कोई डायरेक्टर दे देता है ना, तो डायरेक्टर और भी होंगे, तो डायरेक्टर या ऑफिसर दूसरे डायरेक्टरों से लेगा, और वो इनकार नहीं कर सकते कि हमने नहीं देना, कि तुमने एफबीआर को दे दी है, वो बाउंड है, वो देंगे। हाँ, सेवरली एंड जॉइंटली का जो वर्ड होता है। अच्छा, अब ये कि वो कह देगा पेपर में कि अगर जो कंपनी है उसके 5 लाख देने वाले हैं तो फिर वो शेयर होल्डर से ले सकते हैं, 10 लाख देने वाले हैं तो फिर ले सकते हैं, 15 लाख ले सकते हैं तो फिर ले सकते हैं, एनी अमाउंट। तो आपने कहना कोई भी अमाउंट, क्या है? एनी अमाउंट है, कोई भी अमाउंट हो तो हो सकता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल ऑफ सेक्शन 58। आगे आ जाओ 58A। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? एक्चुअल की जगह कोई और हो, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा हो वो रिप्रेजेंटेटिव हो। कि आपकी जगह पे कोई और आ जाए जी मैं उसके बिहाफ पे आया हूँ, उसकी जगह पे मैं आया हूँ, तो वो क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सेक्शन इसी को डील कर रहा है, 58A रिप्रेजेंटेटिव। किसको अब देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। मुख्तलिफ सूरत हाल है, उस सूरत हाल में किसको रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि अगर एक बंदा जो है ना वो उसकी लीगल डिसेबिलिटी बन गई है, एक बंदा लीगल डिसेबिलिटी, राव साहब बयान कर सकते हैं लीगल डिसेबिलिटी कि बंदा है वो लॉ की कंप्लायंस नहीं कर सकता, ठीक है, वो चाहे मेंटल कंडीशन की वजह से या कोई और वजह से है, वो लीगल कानूनी जो कंप्लायंस है वो नहीं कर सकता। तो फिर कौन करेगा? जो उस बंदे का गार्डियन, ठीक है, या उसका मैनेजर जो उसकी इनकम को इकट्ठा कर रहा है। ये दो जो इसकी इनकम को देख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? उसके क्या बन जाएंगे? रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं कंपनी है, तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? उसका डायरेक्टर, ठीक है,
ठीक है, उसका अकाउंटेंट, उसका ऑफिसर, ठीक है जी, उसका सेक्रेटरी, उसका एजेंट, उसका मैनेजर, ये सारे लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं कंपनी। ठीक है जी। तो कहता है कुछ ट्रस्ट भी होते हैं जी, हाँ होते हैं। तो ट्रस्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ट्रस्टी होगा, जो कि ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है। ट्रस्टी कौन होता है? जो ट्रस्ट को मैनेज कर रहा होता है। कहते हैं गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं काम, हाँ जी गवर्नमेंट भी आ सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो जाए या लोकल अथॉरिटी हो जाए। तो जो बंदा उसके अकाउंट के काम कर रहा है ना, ठीक है, जो मनी इकट्ठी करता है और पेमेंट करता है, वो बंदा रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होती है, उसका डायरेक्टर, उसका सेक्रेटरी, उसका मेंबर, वो क्या होगा? वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट का कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा? जो उसके फंड्स की अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फॉरेन गवर्नमेंट है या फॉरेन गवर्नमेंट की कोई सब डिवीजन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? उनका जो अकाउंटेंट है, जो पाकिस्तान के अंदर उनके मनी को मैनेज कर रहा है, वो उसका क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है। तो अगर कोर्ट की ऑर्डर की वजह से कोई रिप्रेजेंटेटिव बनता है तो वो भी क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव होगा। और नॉन रेजिडेंट बंदे का रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? अब क्या क्वेश्चन आ गया कि नॉन रेजिडेंट, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? ऐसा बंदा जो इसका एम्प्लॉय है, नॉन रेजिडेंट का जी एम्प्लॉय जो है नॉन रेजिडेंट का, वो क्या होगा? इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। या बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जिसका इसके साथ बिजनेस कनेक्शन है, किसी का कोई बिजनेस कनेक्शन है, वो नॉन रेजिडेंट का क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। अगर कोई भी बंदा नॉन रेजिडेंट से इनकम रिसीव कर रहा है या इसको दे रहा है, ठीक है, तो वो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे देखो ना, अगर नॉन रेजिडेंट की ज़मीन है पाकिस्तान में, तो वो ठेका लेता है, तो वो मुझे कहता है कि यार मेरा जो ज़मीन का ठेका है ना, हम पंजाब में कहते हैं कि ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए आप हमें उसका रेंट दें, ठीक है, वो उसे ठेका कहते हैं। ठीक है, तो वो रेंट देता है, मैं रेंट उसका इकट्ठा करके उसको बेच देता हूँ, तो मैं क्या हूँ? उसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ उसका। हाँ, आवाज का मसला। जी स्टूडेंट, बेहतर हुई है आवाज़ प्लीज़? हाँ, कुछ बेहतर हुई है आवाज़ जी? हाँ, थैंक यू वेरी मच जी। फिर अगर नॉन रेजिडेंट के पैसे किसी के पास पड़े हुए हैं, हु होल्ड्स मनी, ठीक है, तो वो बंदा क्या होगा? उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। अगर कोई ट्रस्टी है नॉन रेजिडेंट का, तो वो भी ट्रस्टी ऑफ द नॉन रेजिडेंट जो है वो भी रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। आपने नॉन रेजिडेंट की जो है ना रिप्रेजेंटेटिव, इनको रटा लगा लीजिएगा कि एम्प्लॉय उसका हो सकता है, बिजनेस कनेक्शन हो सकता है, ऐसा बंदा जो उसके इनकम रिसीव कर रहा है, उसको भेज रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो हो जाएगा। उसकी जगह पे मनी को होल्ड करता है या उसकी मनी को डिस्पोज ऑफ कर देता है, वो भी हो जाएगा। अगर उसका कोई ट्रस्टी है तो वो भी हो जाएगा। और या फिर वो कहता है कि कमिश्नर को इख्तियार दिया गया कि किसी भी बंदे को डिक्लेयर कर दे कि ये फलान नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर मैं आज पकड़ लूँ तो मैं कहूँ साइन, आपका नाम क्या है? हाँ, तोफैल जो है ये वो जो बंदा बाहर गया हुआ है जो नॉन रेजिडेंट है, उसका ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो कमिश्नर के पास इख्तियार है, वो कर सकता है। लेकिन कमिश्नर जो है तोफैल को बुला के जरूर एक दफ़ा कहेगा कि मैं तुम्हें उसका रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर करने लगा हूँ, अगर तुम्हारे खिलाफ इसके अपोजिट कोई राय है तो मुझे दे दो। ठीक है, तो
कमिश्नर किसी नॉन रेजिडेंट बंदे के रिप्रेजेंटेटिव को किसी दूसरे को अख्तियार दिया गया कि वो डिक्लेयर कर सकता है। ये आवाज़ आ रही है जी हमारी। हाँ हाँ हाँ। फिर वो कहते हैं आपको रिप्रेजेंटेटिव तो बना दिया गया, तो क्या आपकी कोई लाइबिलिटी भी है, कोई आपकी ऑब्लिगेशन भी है 58B? हम्म, ये बी से रिप्रेजेंटेटिव बनना आसान है और फिर जिम्मेदारियां निभाना बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, तो अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, पिछले जैसे पता चला कि यही है बंदा रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो उसकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, उस पर ऑब्लिगेशंस क्या होगी, उसके लिए 58B है। तो अगर तो वो कहता है कि अगर टैक्स का पता है ये इतना बनता है और जो नॉन रेजिडेंट को छोड़ दें, जिसके भी आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो फिर जनाब आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपके कंट्रोल में उसके पैसे हैं तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आपके कंट्रोल में उसके पैसे नहीं है ना, तो फिर आपकी छूट हो सकती है। लेकिन आप बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, आगे हम वन बाई वन चीज़ों को देख लेते हैं कि कब आप रिस्पॉन्सिबल ठहर जाएंगे और आपसे पैसा गवर्नमेंट ले लेगी, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव साबित हो गए हैं। जॉब से कहा थे हाँ टैक्स के बारे में ऐसा इन्फॉर्मेशन। हाँ, नहीं नहीं, वो तो आप जो रिटर्न फाइल कर रहा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो उसे क्या, सिस्टम को क्या पता कि ये वो खुद कर रहा है या कोई और कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेटिव वो पावर ऑफ अटॉर्नीज होती है, सारा कुछ होता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि ठीक है आप रिप्रेजेंटेटिव है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन आप क्या उसकी मनी को कंट्रोल करते हैं? जो जो एक्चुअल बंदा है जिसकी आप रिप्रेजेंटेटिव है, एक्चुअल की मनी का कंट्रोल है आपके पास, पोजेशन है आपके पास? अगर आपके दराज में वो पैसे रखवाता है और आपके ऊपर कंट्रोल है और उस पर टैक्स बनता है और आप नहीं देते, तो फिर क्या होगा? आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस पर टैक्स 2 लाख है और आपके दराज में 1 लाख है, तो आप सिर्फ 1 लाख तक रिस्पॉन्सिबल हैं, आप 2 लाख तक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर अगर आप उसको उसकी बिहाफ पे टैक्स जमा करवा देते हैं, तो वो उस पे वो जो एक्चुअल पर्सन है आप उससे रिकवर कर सकते हैं बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव। फिर वो कहता है कि अगर आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपके पास उसके पैसे पड़े हुए हैं, तो आपको एक एप्रीहेंशन है, आपकी एक थॉट है कि इसकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, तो आप उसके पैसे रोक सकते हैं और रोक के बाकी उसे दे सकते हैं कि यार मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव बन चुका हूँ, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी टैक्स की लायबिलिटी बननी है, तो टैक्स की लायबिलिटी बननी है, तो आज ही मैं पैसे रोक रहा हूँ तुम्हारे। वो लड़ेगा कि जनाब मैंने तो नहीं तुम्हें रोकने देने, जब बनेगी देखा जाएगा, अभी मेरे पैसे निकालो इधर। तो फिर कानून कहता है कि आप कमिश्नर के पास जाओ और कमिश्नर को कहो कि मुझे एक सर्टिफिकेट दो, ठीक है, मुझे एक सर्टिफिकेट दो और सर्टिफिकेट का नाम रखो कि एप्रीहेंशन सर्टिफिकेट मुझे दे दो, और उस सर्टिफिकेट को हर सूरत में वो फिर डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो आपसे लड़ने आता है, पैसे मांगने आता है, तो आप कमिश्नर का सर्टिफिकेट दिखा दो कि जनाब ये कमिश्नर ने कह दिया है, अब आप मुझसे प्लीज डिमांड ना करें। सही मुश्किल होता है। हाँ, आज एक समझ यही आ गई है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो खतरा है सर उसको। एप्रीहेंशन है, उसको खतरा है। हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं, मैं जो तेज हुआ हूँ उसको स्पीड को कम करता हूँ, इसलिए वो मुश्किल हुआ, मुझे पता है क्यों मुश्किल हुआ। थोड़ा
थोड़ी सी स्पीड तेज की है ना, तो वो स्पीड समझ ये नहीं आ चीजें रही। सारी क्लियर हो गई, बस ये जो लास्ट में जो क्लियर हो रही है, मैं स्पीड से जारी रहूँ? ठीक है, चलो ठीक स्पीड है, बिल्कुल ठीक तो है, बस फिर चलने दो फिर ना, ये वाला पॉइंट बस फिर बता बाद में दीजिए, देखेंगे, अभी कमिश्नर सर्टिफिकेट जो है। चलने दो फिर। मैं डर गया था कि यार कहीं स्पीड ज़्यादा हो गई। फिर वो कह रहा है कि जब भी ये बंदा जो कि रिप्रेजेंटेटिव है, इसके पास पैसे भी हैं, जब ये अलाइनेट होगा, अपने से पैसों को अलहदा करेगा, उस वक्त ये चीज़ें मद्देनज़र रखेगा। किसी को पे कर रहा होगा तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा। ठीक है कि टैक्स बनता है नहीं बनता, ठीक है। अगर वो बगैर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कर जाता है तो फिर कमिश्नर पूछेगा आके कि जनाब यू आर रिस्पॉन्सिबल नाउ बिकॉज यू आर होल्डिंग द मनी एंड यू अलाइनेटेड फ्रॉम दैट अमाउंट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे गलती की है। तो आपका क्वेश्चन मैं से सेटल करूँगा, ठीक है। अभी हम स्मूथली चलते हैं, सही है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान से, मैं स्लो भी हो जाऊंगा और इसमें पेपर में भी आना है। सेक्शन 59, सारे जो है ना अगर सो रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। इसमें टैक्स पेड ऑन स्टॉक एक्वायर्ड बिफोर इट्स रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 59, जी सर। सेक्शन 59, टैक्स पेड या चार्ज? पेड टैक्स पेड ऑन स्टॉक ऑन स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन। एक्वायर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन। अब देखो बात करने क्या लगा है, कहता है अभी आप रजिस्टर्ड नहीं है। आप रजिस्टर्ड किस सेक्शन में होते हैं? सेक्शन 14 में आप एप्लीकेशन देते हो और उसके अंदर कहता है कि आप खरीदारी कर रहे थे, खरीदारी करते हुए आपने सेल टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है। 14 का रजिस्ट्रेशन किया ना, सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन का है। डी रजिस्ट्रेशन होती है, किसमें डी रजिस्ट्रेशन? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन, ठीक है। अब बात हो रही है बच्ची यहाँ पे कि टैक्स पे किया। स्टॉक क्या होता है? जो आपने बेचना है वो आपने खरीदा, बेचने के लिए जो खरीदा वो आपका स्टॉक है। या आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोसेस करना है और फिर बेचना है, तो वो भी आपका स्टॉक होता है। जो आपके गोदाम में पड़ा होता है या आपके पीछे स्टोर में पड़ा होता है, आपने उसको एक्वायर किया हुआ है रजिस्टर्ड होने से पहले। तो क्या ये जो आपने रजिस्टर्ड होने से पहले जो खरीदा हुआ है और उस पर टैक्स दिया हुआ है, क्या इसका कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि देखो आप जब पे करते हैं आउटपुट माइनस इनपुट और फिर आप बाकी एफडीआर को पे कर देते हैं। वो यही कहने जा रहा है कि यार देखो आप ये करने लगे हो, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, लेकिन पिछले जो अरसा गुजरा है 4-5 साल और वो आपके पास स्टॉक में पड़ी है, कि उसका फायदा मिलेगा? राव साहब मिलेगा फायदा? राव साहब कहते हैं 2 साल पहले अगर खरीदा है तो मिलेगा, नो मिलेगा। आप क्या कहते हैं? तो मैं कहता हूँ कि मिलेगा, लेकिन हद मुकर्रर की जा रही है। हद वो कह रही है कि यार देखो आपने रजिस्ट्रेशन आज अप्लाई की, इससे पीछे दिन काउंट करने शुरू कर दो। दिन कैलकुलेट करते जाओ, कितने दिन लिखे हुए हैं जी? 30 दिन। कहता है कि आज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, आज क्या 19 है या 20 है? 18 है, 19 है। पीछे चले जाओ, इसके बैक आओ, कि हम बैक आ रहे हैं, समझो बैक आ रहे हैं। पिछले 7 महीने की जो 19 है ना, उससे लेकर इस तक जो 30 दिन है, इसके अंदर अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है स्टॉक के ऊपर, तो फिर मोहतरम उसका आप इनपुट ले लो। उससे पीछे हम नहीं जाने देते। लेकिन एक बात याद रखो, ये आपने खरीदा, टैक्स पे किया, लेकिन जिस दिन ये बेनिफिट ले रहे हो ना, उस दिन तक ये स्टॉक में पड़ा हुआ है, अभी तक बिका नहीं है। अगर बिक गया है तो फिर इनपुट नहीं मिलेगा। आपने 30 दिन के अंदर अंदर खरीदा हुआ है और अभी तक तुम्हारे गोदाम में पड़ा हुआ है, स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, फिर आपको इनपुट मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? अगर सेल हो गया तो फिर नहीं मिलेगा। स्टॉक। ठीक है जी। और आपके पास क्या होना चाहिए? एक और रिक्वायरमेंट भी है, इनवॉइस भी होनी चाहिए, जो कि सेक्शन 23 में इशू होती है।
अनसोल्ड होना चाहिए, 30 दिन के अंदर होना चाहिए। तो ये है स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट। अगर ये पूरी हो रही हैं तो ठीक है, बात बनेगी। अगर पूरी नहीं हो रही तो फिर आप पे क्या हो जाएगा, आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो कहता है कि देखो रजिस्ट्रेशन भी आप कहते चाहे कोई भी हो, चाहे आपसे कंपल्सरी करवाई जा रही है, कंपल्सरी भी होती है ना कि आपको कॉटन इंडस्ट्री नहीं है लेकिन कॉटन इंडस्ट्री के बेनिफिट लिए जा सकते हैं। राउस ऑफ इंस्पेक्टर बन के चक्कर लगा रहे हो, यार तुम लोग क्या कर रहे हो, कंपल्सरी रजिस्टर कर रहा हूँ मैं तुम्हें। तो कहते हैं सर रजिस्टर करना है तो फिर 30 दिन का फायदा भी तो दे दो ना, ये वाला ले लो। या वो खुद एप्लीकेशन दे देते हैं, या वो इसको एक और लाना कह रहा है वॉलंटरी, या आपको जरूरत भी नहीं है तो फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं रजिस्टर हो जाता हूँ। रजिस्ट्रेशन चाहे कैसी भी है, ठीक है, आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर, तो आप इनपुट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज इनपुट क्लेम नहीं होगा। अच्छा, वो कहता है कि आप खरीदारी सिर्फ क्या कर रहे होते हैं कि आप जो है वो सिर्फ लोकल परचेसिंग करते हैं, आप इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट के लिए उसने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो लेकिन फिर 30 दिन पीछे ना हो बल्कि 90 दिन कर लो। अगर इंपोर्ट वाला माल है ना, उसकी इनपुट लेनी है तो फिर 30 दिन छोड़ो बल्कि 90 दिन वापस चले जाओ, और 90 डेज के अंदर अंदर आपने जो ये टैक्स पे किया हुआ है उसको आप क्लेम कर लो। लेकिन बात फिर वही है कि आपके पास इनवाइस की जगह यहाँ पे क्या होगा, बिल ऑफ एंट्री होगा। ये आपके नाम पे हो, आपके हो, और अभी तक अनसोल्ड हो और 90 दिन हो, तो फिर आप इंपोर्ट वाला बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको क्या है, बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसको मैं सम अप करता हूँ, 59 टैक्स पेड ऑन स्टॉक एक्वायर्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपने सेल टैक्स पे किया हुआ है जो कि आपका इनपुट है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर ये आपके पास इनवाइस है, अनसोल्ड है, अभी तक बिका नहीं और 30 दिन है, तो आप कर सकते हैं। फिर क्या होगा, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर भी आपने टैक्स पे किया होगा तो उसको क्लेम कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट से 90 दिन पीछे चले जाओ, उसके दरमियान जो आया हुआ है बिल ऑफ एंट्री आपके पास है, अभी तक अनसोल्ड है और 90 दिन के अंदर है, तो आप फायदा उठाओ। इसमें से तकरीबन देखोगे घुमा फिरा के एक ही सेक्शन के अंदर 10 के क्वेश्चन मान जाते हैं, तो इसलिए आपने इसको तरीके के साथ पढ़ना है। हाँ, ये एसी नहीं सही कूलिंग कर रहा। नहीं, ये ऑटो में चल रहा है सर। 26 पे आउटडोर बंद हो जाता है फिर वो। चलो चलो इसको ठंडा करो यार, क्योंकि power to deliver goods of tax। कहता है कि यार ठीक है, आपको इजाजत दे देते हैं कि आप जो है ना बगैर पे किए हुए टैक्स जो है ना सर्टेन गुड्स को डिलीवर कर दें। तो ये कौन सी होंगी, कौन सी गुड्स होंगी? ये वही जो हमने पढ़ा था ना कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपने री एक्सपोर्ट कर, ठीक है, आपने पाकिस्तान के अंदर चीज़ें मंगवाई, रॉ मटेरियल मंगवाया, पाकिस्तान के अंदर उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद दोबारा उसको बाहर भेज दिया। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं कि हम ठीक है इनको हम डिलीवरी कर लो या डिलीवरी ले लो बगैर पेमेंट ऑफ टैक्स के। मैं आपको बता देता हूँ पेटवर्ड्स क्या हैं, क्या वही के फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। कौन कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या थराइज कर सकती है कि आप आर्जी तौर पर टेम्पोररीली आप इंपोर्ट करो, क्योंकि आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, और टैक्स जो है वो बगैर टैक्स यही कर लो। और फिर वो कह रहा है कि आप कोई इंपोर्ट कर लो कोई रॉ मटेरियल,
और या इंटरमीडियरी गुड्स जो कि दरमियानी सेमी फाइनिश्ड गुड्स हैं, उनको आप लेके आओ पाकिस्तान के अंदर, उनको मुकम्मल करो और क्या करो, एक्सपोर्ट कर लो। ऐसी चीज़ों पे हम आपको कहते हैं कि बगैर पे किए हुए टैक्स जो है आप ये अमल जो है वो कर लो। और पावर किसके पास है? सर बाद में तो टैक्स करेगा नहीं, एक्सपोर्ट पे कहाँ टैक्स होगा? नहीं, सर्टेन आइटम्स के अलावा हाँ, उनके ना बाकी सब पे तो होगा ना। ये सर्टेन आइटम वही है ना, कौन सी सर्टेन आइटम जो टेम्परेरी इंपोर्ट की जाएंगी और बाद में एक्सपोर्ट की जा रही है। ये इसमें याद करने वाला है एफजी है, फेडरल गवर्नमेंट, और टेम्परेरीली इंपोर्ट किया जा रहा है ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके। और फिर रॉ मटेरियल या जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, दरमियानी गुड्स हैं, वो देखो आप कहते हैं इंटरमीडिएट में है बंदा, मैट्रिक से निकला दरमियान और ग्रेजुएशन के मैट्रिक के दरमियान में है। इसी तरह गुड्स हैं कि रॉ मटेरियल और मुकम्मल फिनिश गुड्स के दरमियान वाली गुड्स हैं। ठीक है, तो ये है 60। मेरे ख्याल से आप इस तरह करते हैं कि हम लोग ना, आप लोग इधर रहें तो पानी शानी पी लें। ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो ना चेहरे देख के काम खराब हो रहा है ना। नहीं, आप देखो 5 मिनट ब्रेक करो, इतना आप लोगों ने सब्र किया है, इतना नहीं ऐड नहीं करना, थोड़ा सा हम जितना कर सकते हैं थोड़े से, फिर आपको छुट्टी दे देते हैं। इसको बंद कर।